जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान में। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव अभियानों से नहीं बनती। अभी मिथुन दा कह रहे थे ये जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हमला करेंगे। कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और मित्रों, जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तब हमने देश भर में देखा है, हम देश भर में विस्तृत हुए। पहले सिर्फ उत्तर में थे, पश्चिम में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए और अब दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, उड़ीसा भी पहुंच चुके हैं। हम जब जब सरकार बनाते हैं इसकी नींव हमारा सदस्यता अभियान और संगठन होता है। और इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमने 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखते। हम वो पार्टी हैं, हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। आप ये परिणाम देखकर कुछ समय तो जरूर खुश कर लीजिए, मगर हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ, हमें आप रोक नहीं पाओगी। 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, सरकार बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं
कि हमने हरा दिया हरा दिया हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं इंडी अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है। मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, नरेंद्र मोदी। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। अब जरा भी मत घबराना। इनके अत्याचारों से, इनके संत्रास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहां आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिलता है। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो। 75 साल से धैर्य रखा है। 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती। डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे। भाइयों बहनों, ममता दीदी हम पर आरोप लगाती कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं होने, अन्याय कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके सामने ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इंडी अलायंस की सरकार रही, आप इसका समर्थन कर रही थी। कितना पैसा दिया इंडी अलायंस ने बंगाल को?
10 साल तक 2004 से 14 तक रही, वो जवाब नहीं देती। मैं आज जवाब देता हूं बंगाल की जनता को। 2004 से 14 तक 2,09,000 करोड़ रुपया 10 साल में यूपीए की सरकार ने, इंडिया अलायंस की सरकार ने दिया। और ममता दीदी, अब कान खोल कर सुन लो। 14 से 24 मोदी जी की सरकार चली, एनडीए की सरकार चली, भाजपा की सरकार चली। आपने 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया। और पाई पाई का मेरे पास हिसाब है ममता दीदी, पाई पाई का हिसाब। आप कोई तिथि तय कर दो, हमारे युवा मोर्चा का, भाजपा का अध्यक्ष बंगाल का आपके सामने हिसाब लेकर आ जाएगा और आपको पाई पाई का हिसाब। अब बंगाल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कितने साल से बांग्ला भाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज की मांग कितने साल से पेंडिंग थी? आपने कुछ नहीं किया। बंगाली भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, कवि जयदेव, महाकवि चंडीदास, बंकिम बाबू, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के स्वप्न को पूरा करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और जब हमने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, ममता जी इतनी स्पिरिट भी आप नहीं दिखा पाई कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, आभार जताएं। भाइयों बहनों, ये जो पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता जी ने बंगाल में करी है, उसका अंत हमें 2026 के चुनाव में करना है। वो कह रही है कि मनरेगा में अन्याय हो रहा है। मैं आज आंकड़े लेकर आया हूं, दीदी कान खोल कर सुन लो। यूपीए में 10 साल में मनरेगा के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया और एनडीए ने 10 साल में 15,000 करोड़ के सामने 54,000 करोड़ रुपीस, 54,000 करोड़ रुपया देना था। मगर दीदी, ये 15,000 हो या 54,000 हो, वो बेचारे मनरेगा के मजदूरों के हाथ में नहीं पहुंचा। आपकी सिंडिकेट बीच में ही चाऊ कर गई है। मैं बंगाल के मजदूरों को विश्वास दिलाने आया हूं, मनरेगा के लाभार्थियों को विश्वास दिलाने आया हूं, 2026 में परिवर्तन कर दीजिए। पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने 5400 करोड़ दिया, मोदी जी ने 17,000 करोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने 4500 करोड़ दिया, मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक के लोन 630 करोड़, मोदी जी ने 91,000 करोड़ दिए। कहीं कोई मैच नहीं है ममता दीदी। क्या झूठ बोल रही हो? क्या बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हो? आप मानती हो कि बंगाल की जनता कुछ जानती नहीं है? हम आज कह कर जाते हैं दीदी, भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनने वाले हैं। हम कम थे तब भी नाकों में पानी ला दिए थे। 1 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे, आपकी पार्टी का क्या होगा वो आप सोच कर रखो। भाइयों बहनों, आज इस संगठन पर्व की यहां पर शुरुआत हो रही है। उस वक्त मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहने आया हूं, देश भर में सदस्यता अभियान का एक मतलब है और बंगाल में सदस्यता अभियान के कई मतलब हैं। देश भर में सदस्यता अभियान का मतलब है संगठन को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना, हमारी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। बंगाल के अंदर सदस्यता अभियान का मतलब है घुसपैठ को रोकना, बम धमाकों को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, कोयला तस्करी को रोकना, माताओं बहनों के अपमान को रोकना और जो ये रैंपड करप्शन चल रहा है वो रैंपड करप्शन को भी समाप्त करना। अगर सोनार बांग्ला बनाना है
तो हमारे पास एक ही विकल्प है। लाल भाइयों को भी लंबा समय सत्ता दिया, कांग्रेस ने भी लंबा समय काम किया और तृणमूल का भी बहुत समय हो चुका है, समय भी अब उनका समाप्त हो चुका है। अब एक ही विकल्प बचता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं कि यहां पर कानून का शासन प्रस्तापित करने के लिए, यहां पर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, दुर्गा पंडालों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी है। आने वाले समय में हर घर, हर गांव, हर गली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और इस नंबर को प्रेस कराकर बंगाल की जनता को, विशेषकर बंगाल के युवाओं को और माताओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। उस वक्त आप पर जो एसएमएस आएगा उसमें एक फॉर्म होगा जिसमें सदस्य की डिटेल डालनी है। वो डिटेल भी भर कर दीजिए, जिससे उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने की एक प्रक्रिया हो। हर घर में जाइए, युवाओं को, महिलाओं को, हर कॉलेज के अंदर युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाइए। मनरेगा के पीड़ित मजदूर, बंगाल के गरीब, बीमार और जिसको नौकरी चाहिए, जो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है, वो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। जिनके सम्मान के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलवाड़ कर रहे हैं, वो माताओं बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। यहां पर धान की खरीदी नहीं होती है, धान की खरीदी जिन किसानों की नहीं होती है, वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान देकर अपना बलिदान दिया है, वो हुतात्माओं को याद कर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 1 करोड़ का लक्ष्य बंगाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा होगा या नहीं होगा? अरे जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? हम घर घर जाएंगे क्या? हर युवा, महिला, किसान, मजदूर को सदस्य बनाएंगे क्या? 1 करोड़ सदस्य की भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। 26 में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम करेंगे। भारत को महान बनाने के मोदी जी के अभियान के साथ बंगाल जुड़ेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिथुन दा को फिर से एक बार अभिनंदन और बधाई। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उन्होंने भाजपा का सदस्यता अभियान जो है उसको लेकर के एक सभा को वहाँ पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य वहाँ पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार, उस पर तमाम आरोप गृह मंत्री ने लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी बदतर है, भ्रष्टाचार का यहाँ पर बोलबाला है। ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वहाँ पर कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा की सरकार ज़रूरी है। और गृह मंत्री शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर ही अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लैंड पोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। ये यात्री टर्मिनल दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्री आवाजाही को आसान बनाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लैंड पोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। यहाँ पर आज
एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही भूमि पूजन किया था और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया है। अगली बारिश में आपको यहाँ 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। पेट्रोपोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। भारत बांग्लादेश के बीच ये एक महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। मैत्री द्वार के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे बांग्लादेश के मरीजों को भारत में आकर इलाज कराने में सहूलियत होगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। मैं यहां जब देख रहा था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लगेगी। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। एक छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सरकार देश की 2 विभूतियों बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों का जिक्र करते हुए उनके विचार और कार्य को लोगों से सोशल मीडिया पर #सरदार 150 और #बिरसा मुंडा 150 के साथ सामने लाने की अपील की। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की देश इस साल 150वीं जन्म जयंती मनाएगा। इस साल 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की
जन्म जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। सरकार ने 2 साल तक सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष मनाने की घोषणा की है। वहीं इसके एक पखवाड़े के बाद 15 नवंबर से बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जाएगा। झारखंड के ओलिहातू में जन्मे जनजाति के नायक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। वहीं स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के तौर पर 600 देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। इनके योगदान को देखते हुए दोनों महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती वर्ष को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती के अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने आम जनता से सरदार पटेल के विचार और कार्य के साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती वर्ष से देश की जनता और नई पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के बारे में एक बार फिर से काफी कुछ जानने और सीखने का मौका मिला था। इसी तरह बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष से इन दोनों विभूतियों के बारे में जानने का और मौका मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस साल सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से इस दौड़ में हिस्सा लेकर एकता के मंत्र के साथ फिटनेस का मंत्र फैलाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जा रही है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता।
आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंबई के एक संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ काम करना होगा। अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग नीति होती है। जो आप कहते हैं सच है, और कहीं नीति भी अलग होती है, कभी कभी नीयत भी अलग होती है। कि कुछ सरकारें, इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की ज़रूरत है कि ज़मीन में किसको उतारना है, वो राज्य सरकार को उतारना है कोई प्रोजेक्ट। तो जो केंद्र सरकार जो है वो भारत, एक किस्म से भारत की इमेज, ब्रांडिंग, भारत के हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती है। अंत में इसकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा माने एक किस्म उसकी साझेदारी जो है माने सचमुच पॉजिटिव, सिंसियर, इफेक्टिव पार्टनर बने। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दिलाता हूँ कि ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम ज़रूर करेंगे। जहाँ जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है हम ज़रूर, अब ये हमारा हक भी है, दायित्व भी बनता है। और ये खाली बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है, वो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया है। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो पहले की सोच जो थी कि हमें जो है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें बॉर्डर को वैसे ही छोड़ना चाहिए, जो आए वो आए, वो ज़माना बंद हो गया। वो 14 में बंद हो गया था। और हम जो हैं बॉर्डर को वहाँ जितना हमें टाइट करना है हम ज़रूर टाइट करें। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में कृष्ण गुरु इंटरनेशनल स्पिरिचुअल यूथ सोसाइटी के 21वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के समय में देश और दुनिया को जोड़ने वाला एक ही विचार है, और वो है भगवान कृष्ण गुरु, जिनके विचारों और सिद्धांतों से दुनिया को एक नई दिशा मिलती है। कार्यक्रम में गणमान्य हस्तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। He embodies the essence of divine grace, illuminating hearts of his devotees with his teachings of love, service and humanity. अंदाजा लगाइए, उनके वचन अमृत हैं, सबके दिलों को जोड़ते हैं, प्यार से, सद्भावना से। जब ऐसा विचार मन को प्रफुल्लित करता है
तो दिल, दिमाग और आत्मा एक होकर एक ही बात कहती हैं, एक नाम कृष्ण गुरु। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।